हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म वीसी जोधपुर पर। साथियों, अपन आज बेसिक एक नए सब्जेक्ट की बात करेंगे। आज एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, गणित मैथ्स की बात करेंगे। अब इस मैथ्स में अपन बेसिक से लेके चलेंगे, जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। मैं ये मानता हूँ कि उस विद्यार्थी तक ये क्लास पहुँचनी चाहिए जो कंपटीशन की अभी से तैयारी शुरू कर रहा है, जिसे नाम मात्र की गणित का कुछ नॉलेज नहीं है। तो वहाँ से शुरू करेंगे और अच्छे लेवल तक एसएससी बैंकिंग लेवल तक के क्वेश्चन भी अपन करेंगे। लेकिन जो अपन है आज की क्लास में बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपन क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे, जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। आज अपन मैथ्स में पहला ही जो टॉपिक है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम की बात करेंगे। अब सर नंबर संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का मतलब है कि जो जितने संख्याएं का प्रकार है वो पढ़ेंगे, जिससे ये जो टॉपिक है आपके जो आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे जैसे औसत है उसमें कहीं ना कहीं इसका रोल रहेगा। ठीक है, तो अपन बेसिकली आज नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं, संख्या पद्धति की। ठीक है, अब देखो संख्या पद्धति के अंदर अलग अलग संख्याओं की अपन बात करेंगे। जैसे पहले अपन बात कर रहे हैं प्राकृत संख्या। अब देखो इसका होती क्या है वो पढ़ेंगे और इसके क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं वो पढ़ेंगे। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। अब देखो आपने छोटी क्लास में भी पढ़ी होगी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या बेसिकली गिनती की जो संख्या होती है जो एक से शुरू होके अनंत तक चलती है वो कहलाती है प्राकृत संख्या। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे करके अनंत तक चलने वाली संख्या क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर। एक याद रखना कि इस प्राकृत संख्या को हिंदू अरबी संख्या भी बोलते हैं, हिंदू अरबी संख्या। ठीक है, इसी प्राकृत संख्या का दूसरा नाम है हिंदू अरबी संख्या। ठीक है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन के अंदर हिंदू अरबी संख्या लिख दिया तो अपन को पता ही नहीं चलेगा किस संख्या की बात कर रहा है। तो ध्यान रखना प्राकृत संख्या को क्या बोला जाता है? हिंदू अरबी संख्या। दूसरी अपन बात करेंगे पूर्ण संख्या की, होल नंबर। अब सर पूर्ण संख्या क्या होती है? जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक चलती है। 0, 1, 2, 3 डैश 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 अनंत तक चलती है, वो कहलाती है पूर्ण संख्या। तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक चले और पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक चले ये कहलाती है पूर्ण संख्या। तो दो अपन संख्या की टाइप्स पढ़े, एक तो प्राकृत संख्या है और एक पूर्ण संख्या। ठीक है, आगे देखो तीसरा टाइप। तीसरा जो टाइप है वो है सम संख्या। सम संख्या। अब सर सम संख्या क्या कहलाती है? तो सिंपल सी बात है, 2 से विभाजित होने वाली संख्या है। किससे? 2 से विभाजित होने वाली संख्या क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। तो 2 से जो विभाजित होगी संख्या है वो क्या कहलाएगी? सम संख्या। ठीक है, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए। अगली विषम संख्या। विषम संख्या सिंपल सी बात थी कि सम संख्या क्या थी? जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए, मतलब 2 से विभाजित हो, और जो 2 से विभाजित नहीं हो, 2 से विभाजित नहीं हो, विभाजित नहीं हो, वो क्या कहलाती है? विषम संख्या। जैसे फॉर एग्जांपल 1, 3, 5, 7 ये क्या कहलाती है? विषम संख्या। तो सम संख्या का बेसिक है कि जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए वो सम संख्या, और जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाए वो क्या कहलाती है? विषम संख्या। तो अपन ने 4 जो संख्याओं के टाइप्स पढ़े, उसके एग्जाम्पल पढ़े। पहली प्राकृत संख्या, दूसरी पूर्ण संख्या, तीसरी सम संख्या और चौथी विषम संख्या। अगली जो 5वीं संख्या है वो है पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब क्या होता है? वो किसी न किसी का परफेक्ट होल स्क्वायर हो। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है? 2, 2 का 4। तो जैसे 1 हो गई, 4 हो गई, 9 हो गई, 16 हो गई। मतलब कहने का मतलब पूर्ण वर्ग संख्या वही संख्या होती है जो किसी न किसी का पूर्ण वर्ग हो, परफेक्ट होल स्क्वायर हो। 1, 2 का 4 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, 4 का 16, 5 का 25। तो ये क्या कहलाता है? पूर्ण वर्ग संख्या। अगली पूर्ण
घन संख्या। अब सर पूर्ण घन संख्या क्या कहलाती है? तो नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ वर्ग मतलब स्क्वायर हो, यहाँ घन का मतलब क्या हो? क्यूब। ऐसी संख्या जो किसी का ना किसी का पूर्ण घन हो, क्यूब हो। जैसे एक का एक क्यूब एक होता है, 9 हो गया, सॉरी 1 हो गया, 8 हो गया, 8 किसका होता है? 2 का। 27 हो गया, 27 किसका होता है? 3 का। तो ये जो है 1 है, 8 है, 27 है, ये क्या कहलाती है? पूर्ण घन संख्या। तो मेन डिफरेंस कुछ नहीं कि पूर्ण वर्ग संख्या जो किसी न किसी का परफेक्ट होल स्क्वायर हो, और पूर्ण घन संख्या मतलब जो किसी न किसी का परफेक्ट क्यूब हो, घन हो। ठीक है, तो ये 6 अपने संख्या पढ़ ली, पूर्ण वर्ग संख्या और पूर्ण घन संख्या। अब देखो 7वीं है पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। अब देखो पूर्णांक संख्या बेसिकली धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है। ठीक है, तो देखो एग्जांपल से समझे। जैसे ये 0 है, इधर क्या चलता है? नेगेटिव। तो जैसे -1 है, -2 है, -3 है, प्लस का 1 है, प्लस का 2 है, प्लस का 3 है। तो ये जो नेगेटिव वाली संख्या है ये तो कहलाएगी पूर्णांक में कौन सी होगी? ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। और ये क्या कहलाएगी? धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या। अब देखो ऋणात्मक और धनात्मक समझ लिया, बट पूर्णांक संख्या की एक खास बात है कि ये दशमलव या भिन्न में नहीं आनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे मैं पूछूं कि -5.2, क्या ये ऋणात्मक पूर्णांक संख्या या पूर्णांक संख्या है? नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट में आ रही है, मतलब दशमलव में नहीं आना चाहिए। तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या नेगेटिव के अंदर और धनात्मक है वो पॉजिटिव के अंदर। तो 7वीं अपने पढ़ी है कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या। ये जो बेसिक है संख्याओं का थोड़ा ज्ञान होगा तो आगे के जो टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर औसत में, बाकी टॉपिक में तो काम आए ना आए, लेकिन औसत में ये जरूर काम आएगा। अगली 8वीं है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अब देखो अभाज्य संख्या का सीधी सी बात है, अपन डेफिनेशन की बात करें जिससे अपना आराम से अभाज्य संख्या को अलग कर सकते हैं। तो जिसकी केवल 2 गुणनखंड हो, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर a को लूं तो a के क्या 2 गुणनखंड हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। तो आगे 2 हो गया, 2 के 2 गुणनखंड हो जाएंगे, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। ठीक है, क्या 9 हो सकती है क्या अभाज्य संख्या? नहीं हो सकती, क्योंकि 9 में 1 का भी भाग जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 9 का खुद का जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली आप थोड़ा याद रखो। तो इसमें ये डेफिनेशन नहीं होती कि आधे बताते हैं कि जिसमें स्वयं का और 1 का भाग जाए वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। नहीं, इस हिसाब से तो फिर 1 में स्वयं का भी जा रहा है, 1 का जा रहा है और 1 का भी जा रहा है, इसका मतलब ये हो गया, तो अभाज्य हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं होती। तो अभाज्य की क्या खास बात है? जिसके केवल क्या हो? 2 गुणनखंड हो। अगली अपन बात करें 9 नंबर भाज्य संख्या की, भाज्य संख्या। अब सर भाज्य संख्या क्या होती है? जिसके इसमें क्या होना चाहिए? ना तो 2 से कम गुणनखंड होना चाहिए, ना 2 से ज्यादा होना चाहिए। तो भाज्य संख्या में क्या हो जाएगी? जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। जैसे फॉर एग्जांपल 4 है, ठीक है, 4 हो गया, 6 हो गया, ठीक है, 8 हो गया, ये सब क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। क्यों? कि देखो इसके गुणनखंड हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। इसको याद रखो। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि भाज्य संख्या में कम से कम 2 से ज्यादा, मतलब 2 से ज्यादा संख्याओं का भाग जाना चाहिए, जैसे याद रखने के लिए, बाकी डेफिनेशन नहीं। जैसे 4 है, 4 में 1 का जा रहा, 2 का जा रहा और 4 का जा रहा है, इसका मतलब 2 से ज्यादा का जा रहा, 3 का जा रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझ में आई होगी कि जैसे 1 कहूं तो विषम संख्या तो 1 है, लेकिन 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो याद रखना स्टार पॉइंट करके, 1 जो है ना तो भाज्य है, न भाज्य है और ना ही अभाज्य। एक ऐसी संख्या है जिसके न तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या। अब एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 2। और अगर पूछा जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या बताओ, तो वो क्या हो जाएगी? 4। तो मेन भाज्य और अभाज्य को देखो कंफ्यूज हो जाते, सम विषम और भाज्य अभाज्य में कंफ्यूज हो जाते। कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, सम विषम में तो सम का फिक्स है कि जिसमें 2 का भाग जाए,
और विषम में क्या हो जाए, जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाए। ठीक है, तो भाज्य और अभाज्य में क्या याद रखोगे, अभाज्य के केवल और केवल कितने गुणनखंड होने चाहिए, 2, और भाज्य के क्या होना चाहिए, 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए। और एक याद रखोगे, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, और एक क्या है, विषम संख्या जरूर है। ठीक है, आगे देखो, नौ तरह की अपन ने संख्या पढ़ ली। अगली 10वां टाइप पढ़ते हैं, सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या, इसका देखो बेसिक डेफिनेशन थोड़ा आइडिया में रखो, जिससे आ जाएगा। जो आपको पेयर देगा, दो संख्याओं का युग्म, दो संख्याओं के युग्म का HCF एक हो, HCF क्या होना चाहिए, एक, वो क्या कहलाती है, सअभाज्य संख्या। एग्जाम में कभी भी सअभाज्य संख्या का क्वेश्चन आएगा, दो का पैरा जोड़े के अंदर देगा, तो उसको फिक्स याद रखने का क्या तरीका है, 2 जोड़ा होगा, उसका HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, मसब, जिसका मसब क्या आना चाहिए, एक, वो क्या होगा, सअभाज्य संख्या होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको उदाहरण के तौर पे दूं, जैसे मैंने दे दिया 2 और 7, 2 और 7, तो ये क्या है, सअभाज्य संख्या। कैसे कि इसका जो HCF लोगे 2 और 7 का, वो क्या आएगा, 1 आएगा। नहीं तो देखो सीधा ये याद रखो कि जिसमें ध्यान रखना 1 का भाग जाता है और किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। ठीक है, वो क्या कहलाती है, सअभाज्य संख्या। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैं दूं, जैसे मैंने दे दिया 9 और 27, तो ये क्या सअभाज्य संख्या होगी, नहीं। सीधा याद ऐसे भी रख सकते हो कि जैसे इसमें के अंदर क्या होता है, 1 का भी जा रहा है, मैंने क्या कहा, HCF 1 आना चाहिए, 1 का भी जा रहा है, उसके साथ साथ किसका जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, और 9 खुद का भी जा रहा है, तो ये ध्यान रखना सअभाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो सअभाज्य संख्या की क्या याद रखोगे कि दो संख्याओं के युग्म का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, वो क्या कहलाएगी, सअभाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, ये थी 10वां टाइप था संख्या पद्धति का। ठीक है, जितने टाइप की संख्या अपने काम आने वाली है वो सब अपन पढ़ लेंगे, जिससे आसानी से आगे के जो भी टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें सवाल में लिखा हुआ आएगा। जैसे औसत वाले में लिखा आएगा 10 प्राकृत संख्याओं का योग बताइए, 10 प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए, तो पता ही नहीं होगा प्राकृत संख्या क्या होती है, तो अपन वो क्वेश्चन नहीं कर पाए थे। ठीक है, 11वीं जो संख्या है वो है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब देखो परिमेय संख्या को पहचानने का सीधा तरीका है कि ऐसी संख्या है जिसको P/Q रूप में लिखा जा सकता है, P/Q रूप में लिखा जा सकता है, वो क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाती है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, P और Q एक तरह से मान सकते हैं भिन्न अंश है और Q क्या है, हर है, लेकिन इस कंडीशन के अंदर ध्यान रखना Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि किसी जैसे 15 मैंने 0 लगा, तो किसी भी राशि में 0 का भाग दिया जाता है तो उस कंडीशन में आंसर कितना आता है, अनंत आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, 1 2 3 4 कुछ भी चल सकता है, और ये भिन्न के रूप में भी हो सकती है। जैसे इसके एग्जाम्पल लिखो, जैसे 2/5 हो गया, 3/4 हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या, जिसको P/Q के रूप में आराम से लिखा जा सकता। अगली देखो, इसी की मिलती जुलती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब देखो अपरिमेय संख्या वे होती है जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। इसको तो P/Q रूप में लिख सकते हो, लेकिन इसको P/Q रूप में नहीं लिखा जा सकता। फॉर एग्जाम्पल याद रखो, देखो जैसे मैंने लिखा √3, √3, जैसे लिखा √7, तो क्या ये √3 और √7 किसी का परफेक्ट होल स्क्वायर थोड़ी, तो नहीं, तो इसको P/Q रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा पाई, तो ये भी क्या है, एक तरह की अपरिमेय संख्या। लेकिन देखो इसी की जगह अगर मैं लिखता, आपसे पूछता रूट जो 36 है वो कौन सी संख्या है, तो क्या √36 अपरिमेय संख्या, ऐसे नहीं कि रूट देखते सीधी सी बात है अपरिमेय संख्या है, नहीं, क्योंकि √36 जो होता है किसका होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36, तो इसलिए ध्यान रखना यहाँ 6 आएगा, तो 6 क्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। उसी की जगह पाई जो होता है, पाई का मान आपने पढ़ा होगा 22/7 है। ठीक है, तो अगर मैं क्वेश्चन के अंदर 22/7 लिखूं तो ध्यान रखना ऐसा नहीं 22/7 लिख दिया तो ये अपरिमेय संख्या, 22/7 लिख के दे रहा हूं, पूछ रहा हूं, तो ध्यान रखना ये P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, इसका मतलब ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अगर मैं पाई पूछूं तो अपरिमेय संख्या, लेकिन इसी की जगह मैं अगर 22/7 दे दूं तो ध्यान रखना ये कौन सी संख्या चली जाएगी,
परिमेय संख्या। तो परिमेय और अपरिमेय में क्या अंतर याद रखोगे कि जिसको p बटा q रूप में लिखा जा सकता है वो क्या कहलाती है, परिमेय संख्या, और जिसको p बटा q रूप में नहीं लिखा जा सकता है वो क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो बेसिकली अपन ने जो 12 जो अलग अलग टाइप की जो संख्या है वो पढ़ ली। प्राकृत संख्या पढ़ ली, पूर्ण संख्या पढ़ ली, ठीक है, उसके बाद पूर्णांक पढ़ लिया, धनात्मक ऋणात्मक पढ़ लिया, उसके बाद भाज्य संख्या पढ़ ली, अभाज्य संख्या पढ़ ली, सम पढ़ ली, विषम संख्या पढ़ ली, अभाज्य संख्या पढ़ ली, और परिमेय संख्या पढ़ ली, और अपरिमेय संख्या पढ़ ली। इसी की जगह एक और आती है, एक तो होती वास्तविक संख्या और एक कौन सी होती है, काल्पनिक संख्या। अब देखो काल्पनिक संख्या क्या होती है, तो काल्पनिक जो संख्या होती है इमेजिनरी नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे मैं पूछा जाऊं, एक पूछूं मैं आपको रूट 4 का मान कितना होता था, आपको पता रूट 4 किसका होता है, 2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, इसी की जगह मैं लिख दूं रूट के अंदर -4 लिख दूं। अब ये ध्यान रखना ऐसे नहीं है कि रूट -4 -2 होगा, नहीं, ये रूट के अंदर जब नेगेटिव आ जाता है तो वो ध्यान रखना एक तरह की काल्पनिक संख्या बन जाती है। ठीक है, काल्पनिक संख्या बन जाती है, इमेजिनरी फॉर्म में चली जाती है, जो समिश्र संख्या जो आइवेटा फॉर्म में है वहां पटा जाता है। ठीक है, तो रूट -4 हो गया। उसी की जगह मैं अगर पूछ लूँ रूट -25 है, तो ये भी ध्यान रखना रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो इसका मान निकालना पॉसिबल नहीं है, तो ये भी कौन सी संख्या कहलाती है, काल्पनिक संख्या। तो रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव आ जाए तो वो कौन सी संख्या बन जाती है, काल्पनिक संख्या। ठीक है, अब देखो इस संख्याओं के आधारित मैं आपको 1-2 क्वेश्चन करा रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे मैं पूछा 5 व 7 के बीच कितनी परिमेय, 5 व 7 के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, ऑप्शन के अंदर दूं आपसे, ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है अनंत, और डी दे देते हो कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब देखो ऐसे नहीं है कि 5 और 7 के बीच में आपसे परिमेय संख्या पूछिए और आप कर दो 5 और 7 के बीच एक ही संख्या 6 आ रही है इसलिए एक आंसर हो जाएगा, नहीं। परिमेय संख्या को अपने कंसेप्ट में क्या पढ़ा कि जिसको p बाई क्यू रूप में लिख सकते हो उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। तो देखो कंसेप्ट देखो, 5 व 7 के बीच संख्या कितनी भी आ सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ 11/2, तो ये भी देखो 11/2 मतलब 5.5 के आ रहा है बराबर। यहाँ पे लिखूँ 13/2, तो ये भी किसके बराबर आ रहा है, 6.5 के बराबर। तो कुल मिला के ध्यान रखना 11/2 हो गई, 13/2 हो गई, ऐसे चल के ध्यान रखना अनंत संख्या आ सकती है। तो इसका ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा, अनंत। ठीक है, ना तो 1 होगा, ना 0 होगा, ना कोई नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, परिमेय संख्या में याद रखोगे जिसको p बाई क्यू में लिख सकते हो, इसमें अभी आगे आएगी एग्जाम्पल। तो p बाई क्यू रूप में जिसमें लिख सकते हो, जिसकी रेंज 5 और 7 के बीच में आ रही है वो सब क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। बट खास बात है कि उसको p बाई क्यू रूप में लिखना होना चाहिए और q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल दूं आपसे, एक और एग्जांपल की बात करें, जैसे आपसे पूछा है रूट 2 व रूट 3 का गुणनफल होगा, गुणनफल होगा। देखो सवाल जो होते हैं इस संख्या पद्धति के ऊपर, वो रेलवे में भी आपके एग्जाम जो होते हैं रेलवे के, उसमें भी संख्या पद्धति पे सवाल पूछा जाता है। सेम इसी तरह के कंसेप्ट पे पूछा जाता है कि रूट 2 और रूट 3 का गुणनफल होगा। आपसे ये दे देगा परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। बी ऑप्शन आपसे दे दिया अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। सी ऑप्शन दे दिया आपको 4 होगा, या किसी और संख्या का उदाहरण ले लें, मतलब परिमेय भी होगी, परिमेय भी होगी व अपरिमेय भी होगी, और डी दे दे इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से ये छांटना है कि इसका एग्जैक्ट आंसर राइट कौन सा है। ठीक है, तो अपन को क्या बोला, रूट 2 और रूट 3 का गुणनफल क्या होगा, इसमें से रूट 2 और रूट 3 का गुणनफल परिमेय संख्या आएगी क्या, क्या अपरिमेय संख्या आएगी, या हो सके परिमेय भी हो अपरिमेय भी हो, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। अब देखो इसका कंसेप्ट देखो, आपको क्या दे रखा है,
√2 और √3 का गुणनफल, तो √2 और √3 का गुणनफल कितना आएगा, √6। अब आप ये बताओ √6 क्या है, परिमेय है अपरिमेय? तो बेसिक अपन ने बात की थी कि अपरिमेय परिमेय संख्या क्या होती है, p/q रूप में लिख सकते हैं। अपरिमेय क्या होती है कि जिसको p/q रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, अब देखो मैंने की बात की थी रूट वाली जो संख्या होती है जिसका परफेक्ट होल स्क्वायर निकल जाता है वो तो परिमेय में चली जाती है, लेकिन जिसका परफेक्ट होल स्क्वायर नहीं निकलता वो कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय। तो 6 जो है किसी का परफेक्ट होल स्क्वायर है क्या, नहीं। तो इसका मतलब √6 जो आएगा इसका मतलब वो क्या कहलाएगी, कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। अब देख लो इस हिसाब से ऑप्शन आपका राइट कौन सा है, सेकेंड ऑप्शन, बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, तो √2 और √3 का गुणनफल कैसे होगा, √6 मतलब अपरिमेय संख्या। तो एग्जाम के अंदर इस संख्या पद्धति के ऊपर अगर सवाल पूछा जाए तो इस तरफ के पूछे जाते, फिर भी ये संख्या पद्धति है। आगे जब अपन टॉपिक पढ़ेंगे, एवरेज पढ़ेंगे, औसत, नेक्स्ट जो टॉपिक, तो उसमें ये ध्यान रखना काम आएगी। इस संख्या बेस पे सवाल आते हैं, औसत के अंदर छोटे लेवल के बनते हैं। और मैंने पहले भी कहा था अपन बेसिक से चलेंगे मैथ्स को लेके। मैं ये मानता हूँ कि आगे पढ़ने वाले स्टूडेंट को जीरो से स्टार्ट कर रहा है मैथ्स, अभी से वो सीख रहा है, तो कंपटीशन वो नया नया आया है, तो उस हिसाब से हम धीरे धीरे जीरो लेवल से पढ़ेंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी टच करेंगे। लेकिन पहले अगर मैं लेवल को बढ़ा दूं तो आपको समझने में दिक्कत आएगी। ठीक है, हो सके आपके पढ़ी हुई हो तो आधों को आती हो, लेकिन जो नॉर्मल है जिसकी तैयारी स्टार्ट कर रखी करेगा अभी, तो उसके लिए काफ़ी जो होगी बढ़िया साबित होगी। ठीक है, इसी के साथ अगली क्लास में औसत के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।